मोदी जी आखिरकार अमेरिका को प्रोवोक क्यों कर रहे हैं? और मोदी जी प्रोवोक करें तो फिर उसके साथ में जयशंकर तो अब आसमान पे चढ़े बैठे हैं, वो तो और ज्यादा प्रोवोक कर रहे हैं। और फिर प्रोवोक करके कहते हैं हम तो तेल बेचेंगे, कोई रोक सके तो रोक लो। हम रशिया से खरीदेंगे, कोई रोक सके तो रोक लो। जिसको महंगा सस्ता लगता है, जिसको खरीदना है खरीदे, ना खरीदना है ना खरीदे। बहुत अकड़ है साहब, बहुत अकड़ है। अमरीकी टैरिफ अफसर 2 दिन दूर रह गए 50% के, और यहां से हमारे करोड़ों कारीगरों की दुर्दशा की एक नई कहानी लिखी जाएगी। लेकिन किसको पड़ी है सब? कौन समझता है? किसकी नौकरी जाती है? किसके घर की दिवाली काली होगी? किसको क्या पता। आप सिर्फ नकली जीडीपी के नंबर गिनिए, लेकिन उन घरों को मत गिनिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत ने अपने आप को ख़त्म करने की तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि ये अब अमेरिका से सीधा सीधा जंग करने वाली बातें कर रहे हैं। दोस्तों कहते हैं कि रूस से वो तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे, लेकिन ट्रंप को वो चढ़ाने की बातें कर रहे हैं। ट्रंप कौन है? वो अमेरिका का सदर है, और दोस्तों अगर वो चाहे तो इंडिया पर हमला भी कर सकता है। चीन, पाकिस्तान बेशक दोस्तों अमेरिका का साथ भी दे देंगे। इस वक्त भारत को दोस्तों कोई झूठी तसल्लियां दे रहा है कि अमेरिका उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, जबकि अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ टैरिफ का नाम लेकर दोस्तों पूरा भारत का बिजनेस ही तबाह कर दिया है। भारतीय बिजनेस की कंपनियां बांग्लादेश जा रही हैं और पाकिस्तान आने के लिए मेहनतें कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी 19% टैरिफ है। पूरे साउथ एशिया से कम टैरिफ पाकिस्तान पर लगा है और इससे पाकिस्तान को काफी फायदा भी हो रहा है। दोस्तों दूसरी तरफ देखें तो जिस रूस से तेल खरीद कर भारत अपने मुल्क को चला रहा था और बेच भी रहा था, दोस्तों उसी रूस की ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन से अमेरिका ने बड़ा हमला करवा दिया है। 2 दिन हो गए हैं और ऑयल रिफाइनरी में से आग बुझ नहीं रही, यानी अमेरिका तो अब आर और पार की लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को अमेरिका का साथ देना चाहिए भारत के खिलाफ, क्योंकि कोई भी भारत को ठोकेगा दोस्तों पाकिस्तान को उसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत ने इसराइल को ऑलरेडी अपने अंदर बिठा कर रखा है। 2 जगह है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की एक जगह है, उत्तराखंड की एक जगह है, जो पूरी की पूरी इसराइल को दे दी गई है ताकि वो वहां पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ नापाक काम कर सके और पाकिस्तान में इंसर्जेंसी कर सके। और दोस्तों जितने भी खतरनाक अटैक होते हैं वहीं से प्लांट किए जाते हैं। तो अमेरिका का साथ पाकिस्तान को देना चाहिए, यहाँ तक कि उकसाना भी चाहिए ताकि वो अमेरिका भारत पर हमला भी कर दे। को प्रोवोक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कहानी कुछ आगे बढ़ गई है, कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। मैं ये समझ के चलता हूं कि भारत ने शायद एक डिसीजन ले लिया है कि वो अमेरिकी दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका बुली करना चाहता है, वो उसके दबाव में नहीं आएगा, और जो हमारा मन करेगा वो हम करेंगे। हमने जिससे तेल खरीदना है हम खरीदेंगे। हम किसानों पर कोई समझौता भी नहीं करेंगे, और हम किसी भी मुद्दे में पाकिस्तान के साथ किसी भी कंट्री का इंक्लूडिंग अमेरिका हम मीडिएशन नहीं सहेंगे। इट इज एज गुड एज। ये हिम्मत कहाँ से आती है? मुझे लगता है कि अब जो भारत के ऊपर जो 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की बात हो रही थी, जो परसों आ जाएंगे, उसको अब सेकेंडरी सैंक्शंस की बात की जा रहा है। अब इसको 25% टैक्स नहीं कहा जा रहा है, अब इसको सैंक्शंस का नाम दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे भारत भी उस घेरे में आ रहा है जिसे सैंक्शंस कहा जाता है। शायद स्थितियां काबू से बाहर हो रही हैं। पाकिस्तान में मार्को रूबियो अगले महीने आ रहे हैं, सितंबर या अक्टूबर में दौरा करने आ रहे हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री। व्हाइट हाउस भारत के प्रति लगातार आग उगल रहा है। ट्रंप खिलाफ हैं, स्कॉट बेसेंट वित्त मंत्री वो खिलाफ हैं, पीटर नावारो एडवाइजर वो खिलाफ हैं। सब तो भारत के खिलाफ है वहां पर। कुछ लोग जो बोलने वाले हैं भारत के साथ में, जैसे जॉन बोल्टन जो पहले काफी उनके सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे हैं, उनके घर में एफबीआई की रेड करवा दी गई है। तो अगर आप ट्रंप के खिलाफ बोलोगे या आप भारत के पक्ष में बोलोगे तो आपको सजा मिलेगी। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि दुष्परिणाम क्या है उसको भी भुगतने के लिए हमें तैयार रहना होगा। दुष्परिणाम तो यही है कि साहब टैरिफ 2 दिनों में शुरू हो जाएंगे, जो हमारा दूसरा टॉपिक भी है। 27 तारीख से लागू हो जाएंगे। ले देखे कल और परसों के 2 दिन बचे हैं, 25 और 26 बस। और उसके बाद ना तो कोई ऑर्डर होगा, ना ही कोई भारत से शिपमेंट जाएगा अमेरिका के लिए। 50 से 60 बिलियन डॉलर के सामान रुक जाएंगे। कपड़े हो, श्रिम्प यानी कि प्रॉन्स मच्छी, या फिर डायमंड्स, मशीनरी, केमिकल्स, मेटल्स, दवाइयाँ। मोबाइल पर भी फैसला नहीं हुआ है, हो जाएगा वो भी, ज़्यादा दूर नहीं है।
अब हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां हमारा करीब करीब $60 बिलियन का एक्सपोर्ट हॉल्ट हो जाएगा, रुकेगा नहीं, हॉल्ट हो जाएगा, पूरा खत्म, रेड लाइन आ गई है। इसके आगे आप जा नहीं सकते, जा सकते हैं लेकिन आगे एक दीवार है, वो दीवार आपको तोड़नी पड़ेगी। क्या तोड़कर जा पाएंगे आप? क्या आप में वो हिम्मत है? 50% पे कौन सी ऐसी अमेरिकन कंपनी होगी 50% टैरिफ पे जो भारत के कपड़े स्वीकार करेगी, भारत के श्रिम्प जो है वो स्वीकार करेगी, जबकि इक्वाडोर से 10% का टैक्स लगता है श्रिम्प का। मशीनरी हो जाएगी। डायमंड उनका प्रोडक्शन रुक चुका है, मैं आपको बताऊं। जो कुछ लास्ट 26 तारीख तक यहां से शिपमेंट निकल जाएगा सो निकल जाएगा बस, उसके बाद कोई शिपमेंट यहां से नहीं निकलेगा, सब स्टॉप है। 1.5 लाख से अधिक लोग ऑलरेडी डायमंड के अंदर अमरेली, भावनगर, जूनागढ़ और सौराष्ट्र के अन्य छोटी छोटे जो कटिंग पॉलिशिंग के सेंटर है वो नौकरी गवा चुके हैं, गवा नहीं रहे हैं, गवा चुके हैं। इन हालातों में आप एक बात को बिल्कुल समझ लीजिएगा कि चीजें जो हम कह रहे हैं वही होने जा रही हैं, और वो अपने आप में शायद जब परसों से लागू हो जाएंगी, 2 दिन बाद में दरसों से, तो फिर उसके बाद करोड़ों भारत के जो कारीगर लोग हैं, कामगार लोग हैं, उनकी जो काली दिवाली होगी, काली ईद होगी, काला उनके बाकी त्योहारात होंगे, तब आप क्या करोगे? अब क्या उनके बारे में कोई बात कर रहा है कि ये जो करोड़ों की नौकरी चली जाएगी? कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ छोटी छोटी बातें निकल कर आ रही हैं कि देखिए हमारे जीडीपी पे 0.3% का फर्क पड़ेगा, 0.4% पड़ेगा, हम 6.4 से गिर के 6.0 पे आ जाएंगे, 6.5 से गिर के 6.1 पे आ जाएंगे। ऐसा दिखाया जा रहा है कि हमारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ने जा रहा है और हम इन चीज़ों से मुक्त हैं। लेकिन उन घरों की कोई नहीं सोच रहा है जिनकी करोड़ों लोगों की जो रोजगार जा रहे हैं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। और जहां तक ये कहना कि हम दूसरी मार्केट खोज लेंगे, ये सामान बनेगा कहीं और भेज देंगे, तो कहाँ भेजेंगे? डायमंड तो आपका सबसे बड़ी दुनिया की मार्केट अमेरिका है, और अमेरिका निकल जाता तो बाकी डायमंड बेचोगे कहाँ? कपड़े कहाँ बेचोगे? और आप क्या बांग्लादेश के 20% से कंपीट कर सकते हो क्या? वियतनाम के 20% से कंपीट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। वही तो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो आग लगी है इसको कोई पहचानने की कोशिश नहीं करे, लेकिन राष्ट्रवाद की चाशनी पिलाई जा रही है कि देखो हम सब कुछ सहन कर लेंगे, हम घास खा लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हाँ हम घुटने नहीं टेकेंगे। बहुत अच्छी बात है भैया, मत टेको। तुम्हें एक ना एक दिन तो समझौता करना पड़ेगा ना, एक ना एक दिन तो तुमको डील करनी पड़ेगी ना। अभी कपास के अंदर, कॉटन के अंदर आपने 0% ड्यूटी कर दी ना, जबकि कपास की नई फसल आई थी अभी इंडिया में। तो नई फसल आई तो एक ही दिन में 1000 रुपये पर टन से ज्यादा के रेट गिर गए इंडिया में। 1000 रुपये पर टन के रेट, दैट इज द बिगेस्ट क्रैश। तब इसके बाद क्या कहोगे आप? एक अंतिम खबर पे आते हैं कि यूक्रेन ने एक बड़ा अटैक किया रशिया के ऊपर। तो हम हमेशा कहते हैं कि रशिया के तो बड़े बड़े अटैक हो ही रहे हैं, 500 700 ड्रोन के, लेकिन इस बार जो अटैक हुआ है बड़ा अटैक है। और 3 दिन से रूस की रिफाइनरी जल रही है, वहाँ पर टारगेटेड हमले किए गए थे। रोस्टोव प्रोविंस है साउथ रशिया की, वहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ ड्रोन से हमले किए गए थे, टारगेटेड हमले किए गए। और अब वो सारे के सारे क्या कहते हैं कि आग की लपटों में। सोशल मीडिया पर उसके वीडियो भी वायरल हैं, और हालांकि उसके काम करने वाले सभी कर्मचारी तो सुरक्षित हैं। इमरजेंसी सर्विसेज के लोग आग बुझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपोर्ट कैपेसिटी है करीब करीब जो है 5 मिलियन मैट्रिक टन की कैपेसिटी, 5 मिलियन मैट्रिक टन की कैपेसिटी है। 1 लाख बैरल पर डे से कहते हैं, 1 लाख बैरल पर डे हो जाए तो 5 मिलियन टन पर ईयर की कैपेसिटी हो जाती है। तो इसके अलावा और भी कई रशिया की ऑयल रिफाइनरीज हैं, सिजरान है, रियाजान है, वोल्डोग्राड है, वहाँ पर भी यूक्रेन ने अटैक किए हैं और यूक्रेन की आर्मी ने उसकी जिम्मेदारी भी ली है। तो जंग का फैसला